नमस्कार दोस्तों, बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। आज हम बात करेंगे जीके की, और जीके पढ़ने से पहले हम थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एसएससी की एस्पायरेंट हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना होता है। और जीके की अगर हम बात करें तो जीके में टोटल 9 सब्जेक्ट आते हैं, और ये 9 सब्जेक्ट है कौन कौन से ये आपको पता होना चाहिए। 4 तो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक तो आपका होता है पॉलिटी या भारत की राज्य व्यवस्था, एक आपका सब्जेक्ट होता है इसमें हिस्ट्री या इतिहास, एक होता है इसके अंदर आपका ज्योग्राफी या भूगोल, और एक होता है इसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स। 4 तो आपके मेन सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने होते हैं जीके में। इसके अलावा 3 आपके साइंस के सब्जेक्ट भी होते हैं, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स और एक होता है बायोलॉजी। ये हो गए 7 सब्जेक्ट। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और नए ऐड हुए हैं। पहले इनका वेटेज बहुत कम हुआ करता था, आजकल इनका वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तो आपने नाम सुना होगा स्टैटिक का, और एक आपने नाम सुना होगा करंट अफेयर्स का। तो ये टोटल आपके 9 सब्जेक्ट हो गए। देखो, पहले एसएससी एस्पिरेंट के लिए एक सिंपल सी बात होती थी कि वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे ध्यान देता था, और पहले जीके जो सब्जेक्ट है वो केवल और केवल प्रीलिम्स में आता था, मेंस में नहीं आता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप मेंस में स्कोर नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है कि आपका जीके के अंदर अच्छा स्कोर हो, थोड़ा डीपली आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर एसएससी का पैटर्न देखें ना, तो देखो पहले एसएससी इन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया करता था, ये जो 7 सब्जेक्ट होते थे। लेकिन आजकल एसएससी इन दोनों के ऊपर भी फोकस करने लगा है, स्टैटिक और करंट अफेयर। अगर आपको मिनिमम मार्जिन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो आपके फिक्स है बेटा, किसमें? ये आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। 5 से कम कभी नहीं आते, 5 के 6 भले हो सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक के अंदर आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। फोक डांस है ना, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र वगैरह है ना, नेशनल पार्क, ये ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं आजकल। तो 4-5 अगर आप मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन की अगर वो एक एक सब्जेक्ट से देगा, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, बायोलॉजी से हो सकता है 2 दे दे, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो 5 और 5 10 और 4 14 ये हो गए, बचे 10 से 11 क्वेश्चन। और ये 10 से 11 क्वेश्चन आपके इन 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। और इन 4 सब्जेक्ट में भी आपको पता है कि लगभग इसमें से 3 से 4, इसमें से 3 से 4, इसमें से 3 से 4, 3 से 4 पॉलिटी या भारत की राज्य व्यवस्था में से पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री में से पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपको एसएससी में अच्छा खासा स्कोर करना है, एसएससी में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको जीके में स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और आज हम जीके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत की राज्य व्यवस्था। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत राज्य की क्या व्यवस्था है, कैसा सिस्टमेटिक तरीके से भारत राज्य चल रहा है, ये जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये कौन है, कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, विधानसभा लोकसभा का चुनाव या इलेक्शन कैसे होता है, हम लोग कौन है, हमारे राइट्स क्या क्या है, इन सब बातों के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी या राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य की व्यवस्था। सबसे पहले आपको 2 शब्दों में अंतर क्लियर होना चाहिए। एक तो आपने संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुना होगा, और एक आपने पॉलिटी या राज्य व्यवस्था का नाम सुना होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो आप पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी या राज्य व्यवस्था, और इसके साथ हम बात करेंगे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। अगर हम किताब की भाषा को छोड़ो, सिंपल से सिंपल भाषा में समझे, तो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का मतलब होता है जो हमारे देश में, हमारे देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बने हुए हैं, रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, इनका एक किताबी रूप है। ये एक किताब है, एक बुक है, जिसके अंदर हमने अपने देश को चलाने के लिए सारे के सारे नियम कानूनों को लिख रखा है। तो हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये जो हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारे देश के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नियम कानून हैं, नियम कानून बने हैं, उनका ये थ्योरेटिकल रूप है, ये उसकी थ्योरेटिकल फॉर्म है, ये उसका सैद्धांतिक रूप है, लिखा हुआ रूप है।
संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमारे देश को चलाने के लिए जो नियम कानून है, जो रूल रेगुलेशन है, उनका किताबी रूप या उनका सैद्धांतिक रूप, उनका थ्योरेटिकल पार्ट हमारा संविधान है। और हमारे संविधान का एप्लीकेशन, हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, हमारा जो संविधान है उसका एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करना, या तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारे देश में रूल रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन, नियम कानून, ये नियम कानूनों का प्रैक्टिकल रूप है, प्रैक्टिकल फॉर्म है। ये हमारे देश में जो नियम कानून चल रहे हैं उनका व्यवहारिक रूप है। आप इसको व्यवहारिक रूप बोल सकते हैं या इसको सिंपल भाषा में आप एक और बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटी, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल भाषा में आप ऐसे समझो, संविधान का मतलब जो हमने किताब में पढ़ा, जो नियम कानून किताब में लिखे हुए हैं, और उन नियम कानून को जब हम अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं अपने देश में, उनके माध्यम से देश को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, उसी का नाम है पॉलिटी। जैसे किताब में तो हमने पढ़ लिया कि भाई अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है। आफ्टर एवरी 5 years वी कंडक्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा, जिसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। और 25 साल कम से कम मिनिमम एज होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको नामांकन भरना पड़ता है, ठीक है, नॉमिनेशन करना पड़ता है निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के सामने जाके। इसके अलावा दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का केस मुकदमा ना हो। ये हमने किताब के अंदर तो पढ़ लिया, लेकिन अब ये अप्लाई होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हम ये देख रहे हैं कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा रहा है, 25 साल से ज्यादा उम्र के लोग सभी चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारी पॉलिटी चल रही है इस टाइम पे। तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारे संविधान का किताबी रूप, रूल रेगुलेशन जो हमारे देश के, इनका सैद्धांतिक रूप, और पॉलिटी या राज्य व्यवस्था का मतलब होता है हमारे देश का जो रूल रेगुलेशन है, इनकी प्रैक्टिकल फॉर्म बोल सकते हैं डायरेक्ट, या आप बोल सकते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसका एप्लीकेशन है। ये इसको अप्लाई करना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अप्लाई करके हम कैसे अपने देश को चलाते हैं। तो भारत की राज्य व्यवस्था हमारे सब्जेक्ट का नाम है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छा खासा सब्जेक्ट है। आगे की बात करते हैं। अब देखो, एक सिंपल सी बात आती है कि हमने हमारा संविधान लिखा ही क्यों है। देखो, पहले हम गुलाम हुआ करते थे, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों की पार्लियामेंट ब्रिटेन में हुआ करती थी, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रूल रेगुलेशन बन के आते थे, चाहे हमें पसंद हो चाहे पसंद ना हो, चाहे हमें मंजूर हो चाहे ना मंजूर हो, चाहे यहाँ पर अकाल पड़ जाए, फैमान पड़ जाए या किसी प्रकार की और प्रॉब्लम आ जाए, हमें कोड़े खा खा कर लगान देना है, टैक्स देना है। वो नियम जो हमारे फेवर में नहीं है, वो नियम जो हमारी महत्वाकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं, उन नियमों के विपरीत जब हम आज़ाद होने वाले हैं तो हमने ये सोचा कि अब हम अपने खुद के नियम कानून बनाएंगे। अब ये स्वतंत्र भारत है, इंडिपेंडेंट इंडिया है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी मनमर्जी के नियम कानून इस देश में होने चाहिए, बजाय ब्रिटेन के नियम कानून के। तो आजादी से पहले, है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस जो भी नियम कानून अपने देश में चल रहे थे वो भारत के एस्पायरेशंस के ऊपर, भारत की महत्वाकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे थे, वो हमारे हित में नहीं थे। इसलिए हमें नए नियम कानून बनाने की अत्यंत आवश्यकता पड़ी, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की आवश्यकता पड़ी। और हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही अच्छी खासी किताब लिख दी जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना, दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और हम बने दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा, क्योंकि पहले हम गुलाम हुआ करते थे, जो नियम कानून बने थे वो हमारे फेवर में नहीं थे, तो हमें नए नियम कानून लिखने की अत्यंत आवश्यकता पड़ी और हमने संविधान नाम की किताब लिख दी। और संविधान को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। संविधान क्या है? अगर आपसे कोई सिंपल लाइन में पूछने की व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, तो हम संविधान क्या है इस बात को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है? देखो, संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। जिस भी देश में संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये उस देश का सुप्रीम लॉ है, सर्वोच्च कानून है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है कि संविधान क्या होता है। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून सुप्रीम लॉ होता है।
आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है, सर्वोच्च कानून होता है। वहां ऑप्शन में आपको दिखेगा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, वहां आपको दिखेगा पार्लियामेंट या संसद, वहां आपको दिखेगा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको टिक करना संविधान। जिस भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस भी देश में संविधान है, जिस तरीके से संवैधानिक तरीके से चल रहा हो देश, इसका मतलब यह कि उस देश का सबसे बड़ा कानून, सर्वोच्च कानून उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस देश का संविधान है। संविधान के हिसाब से वो देश कंटिन्यू चल रहा है। तो संविधान का मतलब किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है। और संविधान लिखा क्यों है यह आपको पता है। संविधान का मुख्य कार्य है देश में शासन चलाना। देश में शासन चलाना इसका मुख्य कार्य है, देश में शासन चलाना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, टू गवर्न द नेशन। टू गवर्न द नेशन, संविधान सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ है, इसका काम है देश में शासन चलाना। अब एक किताब रह गई, एक किताब है, किताब शासन कैसे चलाए। निर्जीव वस्तु है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, चल फिर नहीं सकती है, तो किताब रह गई। किताब लिखी हमने कि भाई हमें देश में शासन चलाना है, इसका काम है देश को गवर्न करना, सिस्टमेटिक तरीके से चलाना, लेकिन ये चला नहीं सकते, निर्जीव वस्तु है। तो चलाए कौन? इंसान लोग जो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, हम जैसे लोग, ये चलाएंगे देश को। तो लेकिन सारे के सारे लोग, हम लोग 140 करोड़ लोग हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि 140 करोड़ लोग जाके हमारी संसद में बैठ जाएं? लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारी संसद है, ये हमारी पार्लियामेंट है, और वहां पर जाकर बैठकर नियम कानून बनाए, नियम कानून बनाकर देश को चलाए? मछली बाजार बन जाएगा? नॉट पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है कि राजस्थान के जो 6.5 करोड़ लोग हैं वो राजस्थान की विधानसभा में जाके बैठ जाए और वहां पर जाकर बैठकर नियम कानून बनाए और इस राजस्थान राज्य को चलाए? नॉट पॉसिबल। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, और सारे के सारे लोग नियम कानून की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए फिर एक प्रोसेस अपना जाता है कि भाई हम अपने कुछ प्रतिनिधि चुन लेते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं। जैसे केंद्र में जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका हम एमपी या सांसद के नाम से जानते हैं, उसको आप एमपी या सांसद के नाम से जानते हैं। और राज्यों के अंदर जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसको आप विधायक या एमएलए के नाम से जानते हैं, विधायक या एमएलए। ये जिले का विकास करवाने के लिए एमपी या सांसद बनता है। और तहसीलों का, जिले के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, तहसील होती है, इनका विकास करवाने के लिए राज्य की लोकल गवर्नमेंट होती है और वो वहां पर आपके विधायक या एमएलए बनते हैं। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जयपुर के 10 लाख लोग हैं। अब ये जयपुर के 10 लाख लोग डायरेक्ट जाके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हमारी संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। ये क्या करते हैं कि 5 साल में एक बार चुनाव करवा लेते हैं और इन 10 लाख लोगों की तरफ से अपना एक प्रतिनिधि, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं। और एक प्रतिनिधि या एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, उसको हम सांसद कहते हैं। जब हमारे संसद या पार्लियामेंट में जब नियम कानून बनेंगे, वहां पर ये जयपुर का सांसद या एमपी भाग लेगा। इसका मतलब यह है कि ये जयपुर के 10 लाख लोगों की तरफ से भाग ले रहा है, जयपुर के 10 लाख लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इनडायरेक्टली हमारा देश इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है। नियम कानून बनाने की प्रक्रिया में, रूल रेगुलेशन बनाने की प्रक्रिया में हमारे देश की जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, हम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग 5 साल के लिए अपना एक प्रतिनिधि चुन देते हैं, ये आगे नियम कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, सुप्रीम लॉ होता है। इसका काम है देश में शासन चलाना, देश को गवर्न करना। लेकिन ये किताब ये चला नहीं सकती, और चलाएंगे इंसान लोग, सारे के सारे इंसान लोग हमारे संसद में या राज्यों की विधानसभाओं में जाके बैठ नहीं सकते, नियम कानून बना नहीं सकते। तो हम कुछ अपने प्रतिनिधि चुनते हैं 5 साल में एक बार। इनको हम कंबाइंड रूप से, इन सफेद वर्दी वालों को, सफेद कपड़े वालों को, व्हाइट पोशाक के जो लोग हैं, इनको हम कंबाइंड रूप से गवर्नमेंट कह देते हैं। तो किसी भी देश में शासन चलाने का काम करती है उस देश की सरकार, और किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो देश में शासन चलाने का काम करती है उस देश की सरकार, इस संविधान नाम की किताब को पढ़ पढ़कर। और आपको पता है कि हमारे देश का संविधान कैसा, हमारे देश कैसा है? हमारे देश की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से चुनी जाती है। हम लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम या गवर्नमेंट का ऐसा तंत्र जिसमें सारी की सारी पावर आम जनता के बीच में मौजूद रहती है, सारी की सारी पावर आम जनता के अंदर निहित होती है। जनता अपनी मनमर्जी की गवर्नमेंट चुनती है और देश को चलवाती है। तो हम लोग जो है वो लोकतंत्र को फॉलो करते हैं। तो भारत की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है। भारत की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है।
गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस, गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि नागरिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सिटीजन या नागरिक लोग इसमें भाग लेते हैं। सिटीजन्स उस देश के सारे लोग, उस देश की सारी जनता उस देश की सरकार बनाने में भाग लेती है। और अगर उस देश की सारी जनता भाग लेती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है उसकी जवाबदेही की, उसकी ड्यूटी होती है कि वो जनता के जो भी मांग करती है, जनता ने उनको चुना है अपने लोकल एरिया का, अपने जिले का, अपनी तहसील का विकास करवाने के लिए। और जब भी जनता मांग करती है उनको सुनना पड़ता है कि भाई हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, हमारे देश, हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं है, हमारे गांव में लाइट क्यों नहीं है, हैं हमारे गांव में और नालियां वगैरह क्यों नहीं है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमने इन लोगों को चुना है, हमने इन लोगों को बनाया है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये हमारे सवालों का जवाब दे। और हमने इन लोगों को इसलिए वहां पर भेजा है कि अपने एरिया का विकास करवाए। और कई बार होता ऐसे है कि ज्यादातर लोग, कुछ ही लोग सीरियस होते हैं। आजकल तो कंपटीशन हो गया है विकास या डेवलपमेंट करवाने का कि कौन सा राज्य कितना विकास करवाता है, कौन सा एमपी, कौन सा एमएलए ज्यादा काम कर रहा है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, एक बार कुर्सी पे बैठ गए मतलब बैठ गए। आज भी कई बार आपने वीडियो देखा होगा बिहार साइड में कि 5 साल हो गए और इस बार फिर विधायक साहब वोट मांगने पहुंचे और अच्छे से लताड़ दिया, अच्छे से गरिया दिया, पीट पाट के भगा दिया कि 5 साल तक तू कहां गया था जब हमने वोट डाला था, इससे पहले जब तुमने वादा किया था। तो आजकल तो कंपटीशन के माध्यम से लोग काम करते भी है ठीक ठाक, है ना। और गवर्नमेंट अच्छा खासा काम कर रही है देश में, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि हमारे देश में सिटीजन लोग वोट डालते हैं तो हमारे देश की सरकार इनकी बात सुनती भी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। रूस में या चाइना की स्पेशली बात करें, वहां पर आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर कम्युनिज्म है, वहां पर साम्यवादी विचारधारा है, वहां पर समाजवादी देश है, वो सोशलिस्ट कंट्री है, कम्युनिज्म को फॉलो करता है और वहां पर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। वहां पर चाइना की गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का नियम कानून बना दे, चाहे जनता के फेवर में हो या ना हो, चाहे जनता को पसंद आए या ना हो, जनता को कूट काट के उसको लागू करवाना है, जनता कुछ भी नहीं कर सकती है। अपने देश का एग्जाम्पल ले, जब 3 किसान कानून आए थे और जनता ने बड़े पैमाने पर आंदोलन कर दिया, है ना, उसके बाद में सरकार को लगा कि शायद ये जनता के फेवर में नहीं है, तो सरकार ने तीनों किसान नियम कानूनों को वापस ले लिया। ये होती है एक डेमोक्रेसी जहां पर आपकी आवाज सुनी जाती है। और दूसरा डर ये भी तो है इन लोगों को कि अगर 5 साल में अच्छा काम नहीं किया तो अगली बार नंबर अपना है, क्योंकि पावर जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन है। उसको अगर ये पता है कि 5 साल तक इसने काम नहीं किया तो वो हटा देगा, तो इनको फिर जाने का डर भी रहता है, इस वजह से काम करते हैं। तो हमारे देश की अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ पावर क्या है हमारे संविधान का? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, सोर्स ऑफ पावर है हमारे संविधान का, SOURCE, सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का स्रोत हम लोग हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से, इस शब्द की वजह से हमारा संविधान पावरफुल इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान को हम अपने तरीके से, अपने प्रतिनिधि चुनकर इस देश को चलवाते हैं। अच्छा, 2 बात और आपको समझ लेनी चाहिए। आपने 2 शब्दों का नाम सुना होगा, एक तो होता है लोकतंत्र और एक आपने सुना होगा गणतंत्र। लोकतंत्र या गणतंत्र, डेमोक्रेसी। और एक होता है रिपब्लिक। देखो, तंत्र का मतलब तो आप सभी को पता है, तंत्र का मतलब होता है शासन करना, तंत्र का मतलब होता है शासन करना। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा तंत्र, ऐसा शासन जो जनता के द्वारा चलाया जाता है, आम जनता के द्वारा चलाया जाता है। जनता अपनी मनपसंद की सरकार चुनती है, अपने मनपसंद के अपने प्रतिनिधि चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। उसको आप सरपंच कह सकते हैं, पार्षद कह सकते हैं, विधायक या एमएलए कह सकते हैं, सांसद या एमपी कह सकते हैं। सारे के सारे हमारे प्रतिनिधि हैं। ये जनता की इच्छा से बने हैं, जिसको भी जनता मैक्सिमम चाहती है जिस भी एरिया में। तो लोकतंत्र के माध्यम से हमारे पास सरपंच है, हमारे पास पार्षद है, हमारे पास विधायक है, हमारे पास सांसद है। इनको जनता ने खुद चुना है इस देश को चलाने के लिए। और अगर हम सबसे बड़ी पोस्ट की बात कर ले इसमें, सांसद में तो आपने प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बनारस की जनता के प्रतिनिधि है, बनारस की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। बनारस की जनता ने उनको बनाकर भेजा है अपने बनारस का विकास करवाने के लिए। अब सबसे फेमस चेहरा है, सबसे फेमस पर्सनैलिटी है, इसलिए उनको फिर प्रधानमंत्री बना दिया गया है। इनको हमने भारत का प्राइम मिनिस्टर बना लिया है। तो लोकतंत्र के माध्यम से हमारे पास प्रधानमंत्री है, हमारे पास एमपी है, एमएलए, हमारे सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव है। और गणतंत्र के माध्यम से हमारे पास क्या है? गणतंत्र शब्द को समझने बस मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने गणपति का नाम सुना होगा,
आपने गणमान्य का नाम सुना होगा। गण उपसर्ग, हिंदी का गण उपसर्ग जिस भी शब्द से पहले लग जाता है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे सबसे पहले आने वाला। देवताओं में सबसे पहले गणपति महाराज आते हैं। जितने भी अतिथि या जितने भी गेस्ट हैं उनमें सबसे पहले गणमान्य अतिथि चीफ गेस्ट आता है। तो ऐसा तंत्र, ऐसा शासन, ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था जिसमें सबसे पहले कोई इंसान आएगा और इसको हम बोलेंगे राष्ट्रपति, जो कि देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं, देश के फर्स्ट सिटीजन भी होते हैं। तो गणतंत्र के माध्यम से हमारे पास हमारे राष्ट्रपति मौजूद है। गण शब्द का मतलब होता है पहला व्यक्ति, देश का पहला नागरिक, जिसको हम सिंपल भाषा में राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति है हमारे पास क्योंकि हम गणतंत्र हैं। और गणतंत्र का बिल्कुल सिंपल मतलब मैं आपको बताता हूं कि जो भी देश अपने आप को गणतंत्र कहता है या गणराज्य कहता है या रिपब्लिक कहता है, इसका मतलब यह है कि उस देश का एक मुखिया होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा। गणतंत्र या गणराज्य का मतलब होता है उस देश का हेड ऑफ द स्टेट होगा, उस देश का एक मुखिया होगा, मालिक होगा, और वो चुनाव के माध्यम से बनेगा, इलेक्शन के माध्यम से बनेगा। ये बड़ी बात है। अगर इलेक्शन के माध्यम से नहीं बनता तो वो गणतंत्र नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन अपने आप को गणतंत्र या गणराज्य या रिपब्लिक नहीं कह सकता क्योंकि ब्रिटेन का मुखिया तो है, हेड ऑफ द स्टेट तो है, लेकिन वहां का मुखिया राजा या रानी बनता है। क्वीन एलिजाबेथ टपक गई है, उसके बाद उसका बेटा चार्ल्स III बन गया है, वंशानुगत तरीके से, डायनेस्टिकली। कोई चुनाव हुआ है? बिल्कुल नहीं। कोई इलेक्शन हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो ब्रिटेन अपने आप को गणतंत्र, गणराज्य, रिपब्लिक नहीं कह सकता क्योंकि उसका हेड ऑफ द स्टेट तो है, हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन वो चुनाव के माध्यम से नहीं बना, वो इलेक्शन के माध्यम से नहीं बना, वो डायरेक्ट बना दिया गया है, वंशानुगत बना दिया गया। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, बाकायदा चुनाव के माध्यम से इनको बनाया जाता है, इसलिए हम गणतंत्र या रिपब्लिक हैं। आज के बाद जिस भी देश के नाम के आगे आप गणतंत्र या रिपब्लिक लगा हुआ देखो, आपको समझ जाना कि इसका हेड ऑफ द स्टेट तो है, लेकिन जरूरी बात यह कि ये इलेक्शन के माध्यम से बनता है, चुनाव के माध्यम से बनता है। जैसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, इन सब का मतलब होता है कि भाई इस देश का हेड ऑफ द स्टेट है और ये इलेक्शन के माध्यम से बनता है। ठीक है। तो ब्रिटेन अपने आप को गणतंत्र या गणराज्य नहीं कह सकता। ब्रिटेन को गणतंत्र या गणराज्य कहने के लिए जरूरी है कि वो इलेक्शन के माध्यम से अपने मुखिया का चुनाव करे। तो अगर हम संविधान की एक छोटी सी परिभाषा, तो देखो लोकतंत्र के माध्यम से हमारे पास प्रधानमंत्री मौजूद है और गणतंत्र के माध्यम से हमारे पास राष्ट्रपति मौजूद है। इन दोनों शब्दों की वजह से हमारे पास दोनों पोस्ट मौजूद है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। संविधान, देखो संविधान को हमने समझ तो लिया डिटेल में, लेकिन अगर आप परिभाषा इसकी जानना चाहते हैं तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो कि विभिन्न नियम कानूनों का एक समूह है, जिसमें विभिन्न प्रकार के नियम कानून, रूल रेगुलेशन, अपने देश को चलाने के लिए जितने भी नियम कानून हैं उनका एक ग्रुप है, उनका एक समूह है। क्या? हमारा संविधान। और इसके माध्यम से देश में शासन चलाया जाता है, गवर्नमेंट चलाई जाती है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें विभिन्न नियम कानून लिखे हुए हैं और ये देश में शासन चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जिम्मेदार है। इंग्लिश में अगर आप जानना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स used to govern a nation and it also acts as a guiding principle of the government। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, सुप्रीम लॉ होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा। अब देखो हम पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, किसी न किसी राज्य की व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो ये राज्य क्या होता है, ये राज्य स्टेट क्या होता है, या सिंपल भाषा में देश या कंट्री क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। कंट्री या देश कहने के लिए, स्टेट या राज्य कहने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, किसको हम राज्य कहेंगे, किसको हम स्टेट कहेंगे, इसकी भी एक सिंपल सी परिभाषा होती है, वो हम समझ लेते हैं। तो मैं आपको 3 परिभाषाएं बताऊंगा कि राज्य या स्टेट क्या होता है। तो अगली चीज़ जो हम समझने वाले हैं, इसमें अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है, आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उसके बाद हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे तो हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हमारे संविधान को हमने कैसे बनाया है, उसके बाद हम आगे संविधान पढ़ेंगे। हम अभी समझने वाले हैं कि स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट या कंट्री, स्टेट या कंट्री, या बोल सकते हैं राज्य या देश किसे कहते हैं, राज्य या देश किसे कहते हैं, इस बात को समझते हैं। मैं आपको इसकी 3 परिभाषाएं बताऊंगा ताकि आप थोड़ा क्लियर कर पाए। सबसे पहले इसकी सामान्य परिभाषा। सामान्य परिभाषा, जनरल परिभाषा में 3 तत्व आते हैं, सामान्य, जनरल डेफिनेशन। अच्छा, हम लोग रहेंगे कहाँ? पानी में नहीं रहेंगे, आकाश में नहीं रहेंगे, रहेंगे कहाँ? जमीन के ऊपर रहेंगे। तो जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, एक प्रॉपर डिफाइंड बाउंड्री हो, एक जमीन का टुकड़ा हो, एक भूमि का टुकड़ा हो, आपके पास एक टेरिटरी हो, एक राज्य क्षेत्र हो। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, एक आपके पास टेरिटरी होनी चाहिए,
टेरिटरी मतलब राज्य क्षेत्र, जमीन का टुकड़ा होना चाहिए और प्रॉपर डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसे होना चाहिए आपको पता हो कि ये हमारा जमीन का टुकड़ा है। वैसे तो पूरी दुनिया में ही जमीन मौजूद है, क्या पूरी दुनिया की जमीन हमारी है? नहीं, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये हमारी जमीन है। ये प्रॉपर डिफाइंड बाउंड्री है। हर एक देश की प्रॉपर डिफाइंड बाउंड्री होती है तो एक जमीन का टुकड़ा हो। अब खाली जमीन का भी क्या करे भाई, उसमें रहने के लिए लोग भी तो होने चाहिए। तो दूसरी रिक्वायरमेंट है इसमें रहने के लिए लोग भी होने चाहिए, पीपल। रहने के लिए इसमें लोग भी होने चाहिए, पीपल भी होने चाहिए। अच्छा, जमीन का टुकड़ा भी है, जमीन भी मिल गई, रहने के लिए लोग भी है। अब इनको चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, या कोई ना कोई रूल रेगुलेशन, नियम कानून होने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि इस देश में इतना बड़ा संविधान, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बाद भी आए दिन इतनी ज़्यादा वारदात, इतनी ज़्यादा अपराध, इतने ज़्यादा क्राइम होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई ज़मीन का टुकड़ा है, उसमें लोग रहते हैं और ये सिस्टमेटिक तरीके से काम कर लेंगे? अगर कोई नियम कानून नहीं होगा, रूल रेगुलेशन नहीं होगा, कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट नहीं होगी जो इनको कंट्रोल कर सके, एक सूत्र में बांध सके, इनको कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके, तो फिर ये देश नहीं चल पाएगा। तो तीसरी रिक्वायरमेंट है कि यहां पर कोई ना कोई सरकार हो या गवर्नमेंट हो, कोई ना कोई सरकार या कोई ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। और हम कह सकते हैं सम सॉर्ट्स ऑफ लॉ, किसी न किसी प्रकार के नियम कानून हो। क्योंकि अगर नियम कानून नहीं होंगे तो आपस में गला काटेंगे, रेप करेंगे, अपहरण करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, डकैती करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो फिर चल लिया देश, फिर देश चल लिया, फिर देश नहीं चल पाएगा। तो ये जरूरी है कि उस देश में कोई ना कोई गवर्नमेंट हो जो इनको कंट्रोल करे, या किसी न किसी प्रकार का नियम कानून होना चाहिए। ये एक सामान्य परिभाषा है। जमीन का टुकड़ा हो और लोग रहते हो और कोई ना कोई इसमें गवर्नमेंट चल रही है, हम इसको राज्य या स्टेट कह सकते हैं, या सामान्य परिभाषा में देश या कंट्री कह सकते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है इंडिया के अंदर कि देखो, भारत भी एक स्टेट है, अमेरिका भी एक स्टेट है, जापान भी एक स्टेट है, चाइना भी एक स्टेट है, पाकिस्तान भी एक स्टेट है। स्टेट या राज्य है ये। हम अपने देश के अंदर जो मौजूद है इनको भी राज्य कहते हैं। या आपने ऑब्जर्व किया कि इनको राज्य क्यों कहते हैं? जैसे राजस्थान राज्य है, ये गुजरात राज्य है, गोवा राज्य है। राजस्थान राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका टुकड़ा डिफाइंड है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान को राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 6.5 करोड़ लोग रहते हैं। राजस्थान को राज्य इसलिए कहते हैं इसकी खुद की एक लोकल गवर्नमेंट है, इसकी खुद की एक सरकार है जो इसको एक सूत्र में बांधकर चलाती है, इसलिए हम राज्य राजस्थान कहते हैं। गुजरात में भी ऐसा ही है, इसका खुद का जमीन का एरिया है, इसमें लोग रहते हैं और उसकी खुद की गवर्नमेंट है। अरे गोवा तो कितना छोटा सा राज्य है, कितना छोटा सा एरिया है। एरिया हम नहीं देखते कि एरिया छोटा या बड़ा है। अगर कोई भी छोटा या बड़ा एरिया जो जमीन का टुकड़ा है उसके अंदर लोग रहते हैं और उनको चलाने के लिए कोई ना कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट या नियम कानून मौजूद है, हम उसको राज्य कह सकते हैं। इसलिए हम अपने अंदर की चीजों को भी राज्य कहते हैं। मायने ये नहीं रखता कि राजस्थान का एरिया कितना बड़ा है, गोवा का एरिया कितना बड़ा है, मायने ये रखता है कि ये तीनों चीजें इसमें मौजूद है, इसलिए हम इसको राज्य कह पाते हैं। तो आज से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अपने भारत भी एक राज्य है, भारत भी एक देश है और अंदर भारत के जो मौजूद है वो भी राज्य है, वो भी स्टेट है, क्या मतलब है? ये सारे के सारे इन तीनों डेफिनेशन को, ये तीनों जो पॉइंट है इनको फॉलो करते हैं। दूसरी जो मेन डेफिनेशन है जिसको पूरी दुनिया में ज्यादा फॉलो किया जाता है, ये है निकोलो मैकियावेली। एक इटालियन डिप्लोमेट है निकोलो मैकियावेली, उन्होंने ये परिभाषा दी है। तो निकोलो मैकियावेली की परिभाषा की बात करते हैं, ये एग्जाम में कुछ ज्यादा आती है। निकोलो मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली, ये इटालियन डिप्लोमेट है, इटली के थे ये, निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली ने भी स्टेट या राज्य की परिभाषा के 5 तत्व बताए हैं, 7 तत्व बताए हैं। और वो 7 तत्व कौन कौन, 5 तत्व बताए हैं और वो 5 तत्व कौन कौन से? शुरुआत के तीनों तो यही है कि भाई एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक राज्य क्षेत्र होना चाहिए, जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया हमें राज्य क्षेत्र। दूसरा फिर इन्होंने ये कहा कि भाई उसमें लोग रहते हो, पीपल हो, ठीक है, पीपल या लोग होने चाहिए। तीसरा फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई ना कोई सरकार होनी चाहिए, कोई ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये बात भी ठीक है, ये भी हमने पढ़ी है कि भाई कोई ना कोई सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने 2 एक्स्ट्रा चीजें और बताई कि कोई भी देश एक अच्छा राज्य, एक अच्छा स्टेट, एक बेटर स्टेट हम उसे कहेंगे जिसके अंदर ये 5 चीजें होनी चाहिए। जमीन का टुकड़ा हो, लोग रहते हो, कोई ना कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट हो या सरकार हो। उसके अलावा चौथी चीज होती है कि वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए,
उसको रिकॉग्निशन मिला हुआ हो, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। रिकॉग्निशन या मान्यता प्राप्त का मतलब होता है कि वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत सारे देश है, लेकिन यूएनओ के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये पूरे देशों को मान्यता देता है पूरी दुनिया में। इसके अनुसार 195 देश ही हैं। तो यूएनओ से वो मान्यता प्राप्त हो, दुनिया में उसको देश माना जाए, तो मान्यता प्राप्त हो। प्लस एक चीज और इन्होंने एक्स्ट्रा बताई है, इन्होंने ये भी कहा है कि भाई वो सॉवरिन होना चाहिए। सॉवरिन यानी संप्रभुत्व, सॉवरिन यानी संप्रभुत्व, और संप्रभुत्व का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। संप्रभुत्व का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो, और उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में कोई हस्तक्षेप ना करे। कोई भी देश जो आजाद है, इंडिपेंडेंट है, मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि जब वो फैसले ले, जब वो डिसीजंस ले अपने देश का डेवलपमेंट या विकास करवाने के लिए, तब उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में कोई हस्तक्षेप ना करे, उसके आंतरिक और बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करे। आप पाकिस्तान को सॉवरेन कंट्री कह सकते हैं क्या? नहीं। आप श्रीलंका को सॉवरेन कंट्री कह सकते हैं क्या? नहीं। अपने मन में भले ही वो कह लो, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो आईएमएफ का, चाइना का चमचा बना हुआ है। चाइना के इशारे के बगैर पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिलता है, पूरे के पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करके रखता है। आईएमएफ नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वही पाकिस्तान को हड़का देती है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भी चाइना का पिट्ठू बना बैठा है ना। आईएमएफ ने भी श्रीलंका को आए दिन हड़का देती है। तो इनके इंटरनल मैटर में, एक्सटर्नल मैटर में कि पाकिस्तान किसके साथ व्यापार वाणिज्य करेगा, ट्रेड कॉमर्स करेगा, किसके साथ रिश्ते नाते बढ़ाएगा, किससे लोन लेगा नहीं लेगा, अपने देश के नियम कानून कैसे बनाएगा, ये चाइना इसको देखता है। चाइना का वहां पर इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो वो सॉवरेन कंट्री नहीं है। वी आर इंडिया सॉवरेन कंट्री है, क्योंकि हमारे देश की आंतरिक और बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था, और रशिया और यूक्रेन के वार के टाइम पे रशिया के ऊपर पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगा दिए, स्पेशली अमेरिका और यूरोप ने, कि भाई रशिया से कोई भी व्यापार वाणिज्य नहीं करेगा, स्पेशली जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है इसको कोई नहीं खरीदेगा। उसके बाद में रशिया ने कहा कि भाई हम, भारत सुनो, तुम हमारे दोस्त हो, और दोस्त के नाते एक बात सुनो, हमारी 25% सस्ता तेल ऑफर करते हैं हम आपको 25% सस्ता तेल दिया जाएगा। अब देखो, हमारा 80% जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। हमारा देश का ज़्यादातर खजाना, ज़्यादातर पैसा इसी बात में लग जाता है कि हम सारा का सारा जो तेल है, ऑयल है, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। 85% के आसपास हमारे यहाँ पर ना के बराबर निकलता है। और हमें अगर 25% सस्ता तेल ऑफर हो रहा है तो हमारे सरकार के लिए, हमारे देश के लिए, खजाने के लिए भी अच्छा है, और हमारे देश के जो नागरिक है उनका पैसा भी बच रहा है, हमारे देश का खजाना भी कम खर्च हो रहा है। और दूसरा, हमारा देश है, हमारा मित्र है रशिया, हमें रशिया को मदद भी पहुंचानी है, क्योंकि युद्ध लड़ते लड़ते उसकी इकोनॉमी थोड़ी तबाह भी हो गई है। तो इस बात को समझने के इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि भाई हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे, 25% सस्ता तेल खरीदेंगे। और जब भारत ने 25% सस्ता तेल रशिया से खरीदना शुरू किया तो बीच में फिर अमेरिका और यूरोप आ गया। अमेरिका और यूरोप ने कहा कि भारत, रशिया के ऊपर तो सैंक्शन लगा रखे हैं, तू रशिया से तेल वगैरह क्यों खरीद रहा है? तो भारत ने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो हमें सिखाओगे कि हमें अपने देश को कैसे चलाना है? वी आर सॉवरेन कंट्री, वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट, आजाद भारत है, सॉवरेन कंट्री, संप्रभुत्व राष्ट्र है, हमारे आंतरिक और बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम किस देश के साथ व्यापार वाणिज्य करेंगे, कैसे व्यापार करेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? तो ये वीडियो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर था एस जयशंकर साहब, उनका काफी वायरल हुआ था। तो ये होता है एक सॉवरेन कंट्री, ये होता है एक संप्रभुत्व राष्ट्र। तो निकोलो मैकियावेली के अनुसार उसे हम एक अच्छा देश कहेंगे, एक बेटर स्टेट कहेंगे, जिसके पास 5 चीजें होती है। वरना राज्य या देश तो इन 3 चीजों के आधार पर भी कह सकते हैं, जो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो फॉलो की जाती है निकोलो मैकियावेली की। अच्छा, एक बात और आपको समझनी है, निकोलो मैकियावेली इटालियन थे, और ये जो आपका स्टेट शब्द बना है ये इटालियन शब्द से ही बना है। देखो, 2 शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगर मैं आपको बताऊं, एक शब्द तो आपको पता होना चाहिए, स्टेटो है। स्टेटो, स्टेटो से स्टेट बना है, और ये एक इटालियन शब्द है। एक तो ये शब्द है स्टेटो, इटालियन शब्द, इससे स्टेट बना है। और कुछ लोग कहते हैं कि एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है स्टेटस, स्टेटस से स्टेट बना है भाई, ये एक लैटिन वर्ड है। तो अगर आपसे ये पूछ रहे कि स्टेट शब्द की व्युत्पत्ति या कहां से ड्राइव हुआ, ये 2 उत्पत्ति है इसकी। मेन उत्पत्ति मानी जाती है स्टेटो, इटालियन शब्द है स्टेटो, जो कि निकोलो मैकियावेली ने अपनी बुक प्रिंस, इनके एक फेमस बुक है द प्रिंस के अंदर इन्होंने स्टेट के बारे में डिटेल में बताया है। स्टेट शब्द की परिभाषा भी बताई है, स्टेटो शब्द वहीं पर पहली बार यूज किया गया। तो स्टेटो शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, या
नॉर्मल हम कह सकते हैं कि भाई एक लैटिन वर्ड है स्टेटस, इसकी व्युत्पत्ति हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमारे भी यहाँ पर एक महान जाने माने डिप्लोमेट हुए हैं जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जिनको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। 3 नाम है इस इंसान के। उनका नाम है, बचपन का नाम विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे। विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम है। इनके पिता का नाम था चणक, ऋषि चणक इनके पिता का नाम था, इसलिए इनको हम कह देते हैं चाणक्य। जैसे पिता के नाम पर बेटे का नाम पड़ जाता है, जैसे भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम था वसुदेव और भगवान कृष्ण को हम कहने लगे वासुदेव, वैसे इनके पिता का नाम था चणक, इसलिए इनको कहा जाने लगा चाणक्य। और संस्कृत में प्रकांड पंडित को, महान ज्ञाता, महान विद्वान को कौटिल्य के नाम से जानते हैं, इसलिए इनका कौटिल्य नाम पड़ गया। तो चाणक्य ने राज्य की परिभाषा के 7 तत्व बताए हैं और 7 अंग बताए हैं राज्य के। आप ये कह सकते हैं कि 7 तत्व बताए हैं या 7 अंग बताए हैं, इसलिए इसको साप्तांग नियम भी कहते हैं। तो चाणक्य ने क्या परिभाषा दी है राज्य की, ये हम समझ लेते हैं। इसको कहते हैं साप्तांग नियम, साप्तांग सिद्धांत। चाणक्य का साप्तांग सिद्धांत, साप्तांग प्रिंसिपल, जो इसकी एक फेमस बुक है उनमें लिखा हुआ है। इनकी फेमस बुक है अर्थशास्त्र। चाणक्य की फेमस बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें इन्होंने साप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया कि एक अच्छा राज्य, एक बेटर स्टेट किसे बोलेंगे, उसके 7 अंग होने चाहिए। 7 अंग कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं जनपद की। जनपद, देखो जनपद में दोनों चीजें आ गई, जन और पद। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। जनपद में ये दोनों शुरुआत की चीजें आ गई। एक जमीन का टुकड़ा है जिसमें लोग रहते हैं। जैसे आपने बुद्धा के टाइम पे, महावीर स्वामी के टाइम पे जब मगध साम्राज्य फल फूल रहा था तो 16 जनपद हुआ करते थे। 16 बड़े एरिया, बड़े जमीन के टुकड़े जिनमें लोग रहते थे और शासन व्यवस्था चलती थी, उसको जनपद कहा जाता है। तो जमीन का टुकड़ा हो जिसमें लोग रहते हो, इसको हम जनपद कहते हैं। फिर इसमें एक राजा होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए, इसको चलाने के लिए एक किंग होना चाहिए। तो राजा या स्वामी का होना जरूरी है। और एक अकेला राजा या स्वामी राज्य को चला नहीं सकता, अकेला इंसान बहुत लंबे समय तक चला नहीं सकता। तो क्या किया जाए, इसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद बना दिया जाए। जैसे इस टाइम पे भी प्रधानमंत्री अकेले पूरे देश को नहीं चला सकते भाई, बहुत सारे 78 या 79 के आसपास इस टाइम पे मिनिस्टर है, वो सारे के सारे जिम्मेदार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अपने हैं भजनलाल शर्मा, ये अकेले राजस्थान को नहीं चला सकते, इनके साथ में 23 मंत्री मौजूद है इनकी सहूलियत के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए, हर एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। तो फिर राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी होना चाहिए। तो तीसरी रिक्वायरमेंट है मंत्री हो या मिनिस्टर हो, मंत्री या मिनिस्टर का होना आवश्यक है। चौथी रिक्वायरमेंट है कि भाई अच्छा राज्य वही माना जाएगा जिसकी किलेबंदी हो, फोर्टिफिकेशन होना चाहिए। पहले आपने देखा होगा कि ऐसा कोई भी राज्य, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किला बना देता था, क्योंकि किले के अंदर आम जनता और सारी की सारी इंपोर्टेंट चीजें सुरक्षित रह सकती है। बाहर से अगर कोई आक्रमण होता है, अटैक होता है, तो कहीं ना कहीं किले के अंदर चीजें व्यवस्थित तरीके से डिफेंड किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है और अपने आप को चलाया जा सकता है। इसलिए किलेबंदी होना जरूरी है, फोर्टिफिकेशन होना जरूरी है। तो चौथी चीज इन्होंने बताई, किलेबंदी होनी चाहिए, फोर्टिफिकेशन। और किलेबंदी करी कैसे भाई? किलेबंदी करने के लिए अच्छी खासी सेना भी होनी चाहिए, अच्छी खासी आर्मी भी होनी चाहिए। तो अगली चीज उन्होंने बताया कि आर्मी या सेना का होना आवश्यक है। 5 ही चीज है, सेना या आर्मी। और छठी चीज उन्होंने बताया कि एक अच्छा खासा खजाना होना चाहिए, कोष होना चाहिए, अच्छा खासा खजाना या ट्रेजर होना चाहिए। वो देश ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता जिसके पास अच्छा खासा खजाना नहीं है, ट्रेजर नहीं है। और ये आपको देखने को भी मिलता है, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे, है ना, इन देशों के पास खजाने की कमी है, ट्रेजर की कमी है। इनको देश को चलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, आए दिन किसी न किसी दूसरे देश से भीख मांगते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, अभी 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले पाकिस्तान के जो अपोजिशन के लीडर हैं जुल्कार, उन्होंने उनकी असेंबली में भाषण दिया। अपोजिशन के लीडर ने पूरी की पूरी संसद में या असेंबली में भाषण दिया कि भारत सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है और हम भीख मांगने की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत और हम एक साथ आजाद हुए थे और आज भारत सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है। 2027 तक भारत की गवर्नमेंट ने दावा किया है कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। किसके बाद?
यूएसए और चीन के बाद तो दुनिया, तो भारत तो सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है और हम भीख मांगने की तरफ अग्रसर है। हमें कोई भीख भी देने को तैयार नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं। समय के साथ इंसान को अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए, वरना फिर लोग उसको वरीयता नहीं देते हैं। एक हद तक, एक समय तक आप भीख मांग के काम चला सकते हैं, मांग मांग के काम चला सकते हैं। आप चाहे खुद हो, चाहे आप खुद हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका देश हो, चाहे कोई भी देश हो, आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। एक समय बाद लंबे समय तक आप उधारी पर जी नहीं सकते हैं और वो पाकिस्तान झेल रहा है। ठीक है, तो छठी चीज है खजाना होना चाहिए, अच्छा खासा कोष होना चाहिए, क्योंकि खजाने के बगैर कुछ भी नहीं होता, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता दुनिया में। और सातवीं चीज जिस पे सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है वो है मित्र, फ्रेंड्स। चाणक्य ने सबसे अच्छी चीज जो बताई है वो है मित्र। ऐसे मित्र जो जब आप विपदा में हो, संकट में हो, सकड़ी पड़े तो आपके काम आए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है 97 की लड़ाई में जब हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। ये मान लो, ये तय कर लो कि अगर रूस जैसा मित्र नहीं होता तो हमारे जो आज आपको 28 राज्य दिखाई दे रहे हैं, ये 28 देश होते, 28 टुकड़े होते इसके। ये होता है एक सच्चा देश, जब आपको विपदा या संकट आती है तो आपका साथ देता है। हम बहुत दिनों से, एक और आपका रिसेंट का एग्जाम्पल देता हूँ, हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि श्रीलंका के अंदर हमें हम्बनटोटा एयरपोर्ट है ना, उसका मैनेजमेंट हमें अपने हाथों में मिल जाए। तो जापान के साथ मिलकर हमने बहुत कोशिश की, नहीं मिला। फिर रशिया बीच में आया और रशिया की मदद से अब रशिया की एक कंपनी और भारत की एक कंपनी को श्रीलंका का जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट है इसका एक्सेस मिल गया है। इसका 30 साल का मैनेजमेंट अब इन दोनों कंपनियों के पास चला गया है। 30 साल की जिम्मेदारी इन दोनों की है। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसके जस्ट बगल में 99 साल की लीज पर चाइना ने एक हम्बनटोटा नाम का बंदरगाह ले रखा है श्रीलंका के अंदर, और वो हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसलिए उसके बगल में हमें ये मैनेजमेंट हाथ में लेना पड़ा है। तो फिर हमें रशिया बीच में आया और फिर हमारी मदद की। तो रशिया बार बार हमारी मदद करता है और जब भी हमसे होता है हम भी रशिया की बड़े पैमाने पर मदद करते हैं। तो चाणक्य ने साप्तांग सिद्धांत दिया है, साप्तांग प्रिंसिपल किया। चाणक्य के अनुसार किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं: जनपद, राजा, मंत्री, किलेबंदी, सेना, खजाना और मित्र। तो ये मैंने आपको कंट्री या राज्य की 3 परिभाषा दी है। ये सामान्य परिभाषा, ये वर्ल्ड लेवल पे फॉलो की जाती है, स्टैंडर्ड परिभाषा है, 5 तत्व बताए हैं, और ये चाणक्य ने साप्तांग नियम दिया है। ठीक है, तो ये राज्य व्यवस्था, किसी राज्य की व्यवस्था, तो राज्य किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं, ये चीजें जिसके पास हो उसे देश हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक चीज के ऊपर और बात करते हैं कि भाई लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, इसको और समझते हैं। इसके बाद हम सिस्टमेटिक तरीके से इसको थोड़ा आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब आपको बताएं कि ऐसा गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी गवर्नमेंट की शासन व्यवस्था जिसमें आम जनता में पावर समाहित होती है, आम जनता के बीच में शक्ति मौजूद होती है, आम जनता चुनाव के माध्यम से अपनी मनपसंद की सरकार बनाती है, उसे हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कह देते हैं। और डेमोक्रेसी या लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या अंतर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में? देखो, है तो दोनों ही डेमोक्रेसी, है तो दोनों ही लोकतंत्र, मतलब दोनों में ही जनता वोट डालती है और अपने देश को चलाने की कोशिश करती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि इस देश में एमपी एमएलए अपने प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव तो चुन लिए, लेकिन जब नियम कानून बनाने की बात आती है, रूल रेगुलेशन बनाने की बात आती है, तो सारी की सारी जनता इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, सारे के सारे लोग इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। एक ऐसा देश जिसमें ऐसा लोकतंत्र है जिसमें नियम कानून बनाने की प्रक्रिया में रूल रेगुलेशन बनते हैं, या जब इंपोर्टेंट पदों का चुनाव होता है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वहां का लोकसभा का अध्यक्ष हो, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो, जब बड़े बड़े पदों का चुनाव होता है या जब वहां पर संसद में, पार्लियामेंट में रूल रेगुलेशन बनते हैं, वहां पर सारी की सारी जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, वोटिंग में हिस्सा लेती है, और यही इसका ड्रॉबैक है। इसलिए ये दुनिया के एक ही देश में मौजूद है, केवल ये आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा। स्विट्जरलैंड नाम का देश सुना है, जहां पर काला धन जमा करवाते हैं लोग, स्विस बैंक मौजूद है। स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। क्यों पॉसिबल है वहां पर?
क्योंकि छोटा सा देश है, 95 के आसपास वहाँ की पॉपुलेशन है और पूरी की पूरी जनता कभी वोट डालती भी नहीं है। डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है। और ये देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग, जैसे अपने यहाँ पर एटीएम बूथ होते हैं ना, वैसे यहाँ पर वोटिंग बूथ लगे हुए हैं, है ना। हम जितना टाइम जाते हैं पैसे निकलवा के लाते हैं, उससे भी कम समय लगता है वहाँ पर वोट डालने में। सुबह इंसान सज धज के जा रहा है जॉब करने के लिए, उतरा कार से और वोटिंग बूथ में गया और बटन दबा के आ गया। शाम को मैसेज आ जाता है कि कल आपको इस चीज पर वोटिंग करनी है, ठीक है। अब ये केवल और केवल उसी देश में पॉसिबल है जहां की पॉपुलेशन बहुत कम हो, एरिया बहुत छोटा हो, ताकि आम जनता डेली वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। बाकी पूरी दुनिया में जहां पर भी आपको डेमोक्रेसी मिलेगी वो आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मिलेगा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलेगी। क्यों? इट इज नॉट पॉसिबल कि दिल्ली जनता भाग ले, पार्टिसिपेट करे। जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव लगभग 1.5-2 महीने चलने वाला है। 5 साल में एक बार चुनाव हुआ है, 1.5-2 महीने चलने वाला है। इतना ज्यादा पुलिस बल का खर्चा आता है, पुलिस को तैनात करना पड़ता है, आर्मी को तैनात करना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ड्यूटी लगाता है। इसके अलावा इतना ज्यादा बड़े पैमाने पर खर्चा होता है। वोटिंग मशीन आती है, वीवीटी पे बैलेट पेपर आते हैं, और आम जनता के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो डेली वोट डाल सके। 140 करोड़ भाई, कितना वोट डालेंगे डेली? 5 साल में एक बार डलवा लो, वोट डलवाना है तो। जैसे भी विधानसभा का चुनाव हुआ था, है ना, कितनी बार राजस्थान की विधानसभा का चुनाव हुआ था, कितना बड़ा खर्चा, कितना बड़ा पुलिस तैनात किया गया, कितनी ज्यादा मशीनें आई, कितना बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ना ही सरकार के पास ये हो और ना ही आम जनता के पास इतना टाइम है कि वो डेली चुनाव, डेली आम जनता से वोटिंग में या मतदान में भाग डलवा ले। नॉट पॉसिबल। इसलिए दुनिया में जितने भी लोकतंत्र हैं या जितनी भी डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। चाहे भारत हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ब्रिटेन हो, कोई भी देश हो, वहां पर हर 5 साल में, किसी ने 5 साल बना रखा है, किसी ने 6 साल बना रखा है, हर 5 साल बाद आप एक बार चुनाव करवा लो, जनता वोट डाल देगी, अपना प्रतिनिधि चुन लेगी। तो जो आगे की नियम कानून बनाने की प्रक्रिया है, अपने देश में नियम कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। यहां पर नियम कानून बनाने की प्रक्रिया में डायरेक्ट आम जनता पार्टिसिपेट करती है। उसको मैसेज आ जाता है कि कल आपको इस किस चीज पे वोट करना है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आम जनता डायरेक्ट नियम कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, रूल रेगुलेशन बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती जो डेली बनते हैं, और बड़े पदों के चुनाव में भाग नहीं लेती, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष का ये जो चुनाव होते हैं इनमें भाग नहीं लेती है। वो अपना 5 साल में एक बार प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव चुन देती है और ये बोलती है कि भाई आगे के नियम कानून बनाने की प्रक्रिया में ये हमारे प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो हम अपने देश को इनडायरेक्टली चलवाते हैं। वी आर द डायरेक्टर्स। और ये जो सफेद वर्दी वाले लोग हैं ये एक्टर हैं। हम लोग रोहित शेट्टी हैं और ये लोग अजय देवगन हैं। हम लोग रोहित शेट्टी हैं, हम 5 साल में एक बार इनको चुन देते हैं और इनके माध्यम से अपने देश को चलवाते हैं। मतलब हम डायरेक्ट अपने देश को नहीं चला रहे, इनडायरेक्टली अपने देश को चलवा रहे हैं किसी के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहेंगे जहां पर लोगों का प्रत्यक्ष शासन हो, डायरेक्ट नियम कानून बनाने की प्रक्रिया में लोग भाग लेते हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जिसमें उस देश के प्रतिनिधियों के द्वारा उस देश को चलाया जाता है। उस देश की जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, एमपी, एमएलए, सांसद, पार्षद, विधायक, इनके माध्यम से उस देश को चलाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखे तो लिखने के लिए एक परिभाषा लिखता हूं मैं आपके लिए छोटी सी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों द्वारा प्रत्यक्ष शासन। लोगों द्वारा प्रत्यक्ष शासन। लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर कंट्री रूल्ड डायरेक्टली बाय पीपल। उदाहरण एकमात्र है स्विट्जरलैंड। इसका एकमात्र एग्जाम्पल है, उदाहरण है पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका एकमात्र एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में। स्विट्जरलैंड ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। और स्विट्जरलैंड भी पूरा नहीं है, पार्शली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आधे स्विट्जरलैंड में ही ये फॉलो किया जाता है, आधे स्विट्जरलैंड में फॉलो नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। यहां पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष शासन चलाया जाता है। कंट्री रूल्ड इनडायरेक्टली
country ruled indirectly through the representatives by the representatives of people। कंट्री रूल की जाती है उस देश के प्रतिनिधियों द्वारा जो उस देश की जनता ने ही चुने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, पूरी दुनिया में अब स्विट्जरलैंड के अलावा जहां पर भी डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। हम तो खैर जनसंख्या में बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ है। जापान, ब्रिटेन या कितना ही छोटा देश हो, सब कुछ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, क्योंकि नहीं टाइम है भाई, जहाँ जनता के पास टाइम और ना ही इतना खर्चा करने के लिए, इतनी बड़े पैमाने पर सिस्टमेटिक तरीके से रोज जनता से वोट दिलवाने के लिए ना ही सरकार के पास टाइम और ना ही इतनी ज्यादा एक्सेस है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं भारत, यहां पर आप लिख सकते हैं यूएसए, यहां पर आप लिख सकते हैं यूके, यहां पर आप लिख सकते हैं जापान। सब जगह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। यहां पर तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जनता को खुद को मैसेज आता है, क्योंकि वोट डालने वाली खुद जनता है, तो वो पढ़ लेती है कि भाई वोट कैसे करना है, कैसे कहाँ नहीं करना है। यहां पर तो हमारे प्रतिनिधि खुद ही पढ़ लेते हैं, संसद में एमपी बैठे हैं, वो पढ़ लेते हैं, वोट डाल देते हैं, और राज्य में हमारे विधायक ये पढ़ लेते हैं, ये वोट डाल देते हैं। जब नियम कानून बन जाता है तब हमें पता चलता है जनता को कि भाई ये नियम कानून बना दिया गया है। जयपुर का सांसद अगर वहां पर वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब वो जयपुर के 10 लाख लोगों की तरफ से वोट डाल रहा है, उसमें जयपुर के 10 लाख लोगों के वोट का वजन है ना। तो ये दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और आपने एक चीज और, आज हम इतना ही करते हैं, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन ही हो पाया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे कि भारत का संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कैसे बनाया गया, भारत के संविधान का विकास, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस प्रक्रिया से हम गुजरेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, कल मिलते हैं इसी टाइम इसी समय, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।